Welcome to all. We are going to discuss the chapter 2, sports and nutrition. This chapter will be contain 4 lectures. So start with our first lecture. Here we will introduce you the nutrition, all its balanced diet and the type of nutrients. In this lecture we will discuss about macronutrients. So what is nutrition? आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो प्रोसेस होता है एनर्जी फॉर्म करने के लिए, और फिर जो भी वेस्ट जो भी निकलता है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को ही न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द न्यूट्रिएंट्स। आप जो भी खाना खाते हो, केमिकली अगर उसको देखा जाए तो कुछ कंपाउंड्स होते हैं हर एक फूड के, जो कि आपकी बॉडी पहचानती है। जैसे कि आप खाना खाते हो, तो आपने सपोज दैट रोटी सब्जी खाई है, तो आपकी जो ब्रेड है, ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, सब्जियों में विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स हैं। वो सारे के सारे अलग अलग कंपाउंड है जो कि आपकी बॉडी अलग अलग एसिमुलेट करती है। तो इन्हीं सारे अलग अलग कंपाउंड्स को ही हम लोग न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। न्यूट्रिएंट्स को अगर हम ब्रॉडली डिस्क्राइब करें तो इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है। वो हम लोग फर्दर आप डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। ये जो आपको न्यूट्रिएंट्स मैंने बताए हैं आपके फूड के अंदर होते हैं, उनको एक लिमिटेड प्रोपोर्शन में ही लेने से आपकी बॉडी जो रहती है हेल्दी रहती है। तो जो भी ये लिमिटेड प्रोपोर्शन है, जो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है, उसको बोला गया बैलेंस डाइट। आपको ये जो प्रोपोर्शन है इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट तक ही फूड को नहीं लेना होता है। आपको सेफ्टी मार्जिन सेफ्टी के लिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा लेके रखना होता है, ताकि जो डिफ़िकल्ट पोजीशंस आ जाएँ, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ जाएँ, उसमें आपकी बॉडी कम बैक कर सके। तो यहाँ पर नीचे एक डेफिनेशन दी हुई है, यूनेस्को की है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में देख लीजिए तो न्यूट्रिएंट्स जैसा मैंने बताया आपको, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और नॉन न्यूट्रिटिव फूड में इसको क्लासीफाई किया गया है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को फिर से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और वाटर में क्लासीफाई किया गया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को विटामिन्स, मिनरल्स को वापस माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स में, नॉन न्यूट्रिटिव फूड्स को फाइबर एंड रफेज, कलर एंड फ्लेवर कंपाउंड और प्लांट कंपाउंड में क्लासीफाई किया गया है। हम लोग इस लेक्चर में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो वर्ड मार्कोस से मिलकर बना है। मार्कोस का मतलब होता है लॉन्ग या फिर लार्ज। तो आपके फूड्स जो भी आप कंटेंट लेते हो डेली लाइफ में, उसमें जो मेजर प्रोपोर्शन जिस भी फूड कंटेंट या फिर कंपाउंड का होता है, उसको हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं? कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है और फैट्स आते हैं। तो फर्दर हम लोग इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग विद द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर के कार्बन, हाइड्रोजन और शुगर हो, जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड 2:1 हो, एक कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जितने भी सारे जिसमें आपको 2:1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाए, कार्बन प्रेजेंट है, तो आप उसको कार्बोहाइड्रेट बोल दो। ये कार्बोहाइड्रेट होने की एक कंडीशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट होगा ही होगा। उसके बाद ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बेसिकली ये ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज आप सब लोगों ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। केमिस्ट्री और जो इसका स्ट्रक्चर है वो लोग आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में एक फैक्ट है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब में से सबसे पहले जो अब्जॉर्प्शन या एसिमुलेशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, क्योंकि जो इसको एसिमुलेट होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू फैट्स एंड प्रोटीन्स। आगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि मैंने बताया कि ग्लूकोज का एक मोनोमर होता है, वो अपने आप को पॉलीमर की चेन में रिपीटेटिव अरेंज करके अलग अलग कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो जैसे कि आपको ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चरल फॉर्म देख सकते हैं, कंपाउंड फार्मूला होता है C6H12O6। अगर हम इसको लीनियर स्ट्रक्चर में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से एक H और यहाँ का एक OH, इन दोनों को निकाल कर आपस में डिहाइड्रेशन करवा दूँ, तो उस केस में क्या होगा कि एक ऑक्सी लिंकेज बन जाएगा और इस तरीके का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन के हमारे सामने आ जाता है। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में इस O की पोजीशन जो अल्फ़ा पोजीशन है, O से जो भी एक अल्फ़ा पोजीशन है उसमें अगर OH प्लेन के नीचे रहता है तो उसको अल्फ़ा ग्लूकोज बोलेंगे।
प्लेन के अगर यही OH ऊपर चला जाता है अल्फ़ा पोजीशन वाला तो इसको बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। बाकी जितने भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पे हैं, सेम अल्फ़ा में भी बीटा में भी। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि ये जो आपकी एक मोनोमर की यूनिट है ये किस तरीके से वर्क करती है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर सेलुलोज का और स्टार्च का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर दोनों जगह पर हमने अल्फा ग्लूकोज का यूज़ किया है। ये जो अल्फा ग्लूकोज की यूनिट है, यहाँ पर आप एक ऑक्सीजन देख रहे हैं, अल्फा पोजीशन पे OH जो है प्लेन के नीचे है। इसी अल्फा ग्लूकोज के ही दोनों कंपाउंड हैं। अब आप देख सकते हैं कि यही एक सिमिलर मोनोमर यूनिट अलग अलग कैसे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर सकती है। तो पहले आप सेलुलोज को देख लीजिए। सेलुलोज में यहाँ पर क्या हुआ कि प्लेन के नीचे OH था, यहाँ पर प्लेन के नीचे OH था, इन दोनों में से एक H गया, एक OH गया और यहाँ पर एक ऑक्सी लिंकेज फॉर्म हो गया है। यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि ऑक्सी लिंकेज तो ठीक है, यहाँ पर एक CH2OH ग्रुप लगा रहता है। इस CH2OH को ध्यान से देखिएगा, इस वाली साइक्लिक यूनिट में ये CH2OH नीचे है ऑक्सी लिंकेज के, और यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पे ऊपर चला गया है। ऐसे डाउन और अप ये लिंकेज बनता है, कनेक्ट होता है ऑक्सी लिंकेज के थ्रू और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग सेलुलोज के नाम से जानते हैं। सेलुलोज जो होता है वो बेसिकली आपको देखने में मिलेगा कॉटन में, पेपर्स में, वुडन्स में और जितने भी आपकी वेजिटेबल्स आती हैं उन सब में ये सेलुलोज का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी रफ एंड टफ होता है। वुडन्स में आप देख सकते होंगे डोर्स बनते हैं और अलग पेपर्स होता है, उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ होती है। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी रहती है थोड़ी स्ट्रेंथ की रहती है, इसको आप फील कर सकते हो, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी ला सकते हो। वहीं अगर आप स्टार्च की बात करो तो इसमें बाकी सब कुछ तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो आप ऑक्सी लिंकेज देख रहे होंगे उनमें CH2OH की पोजीशन पर ध्यान दीजिए। CH2OH की जो पोजीशन है वो सिमिलर है सब जगह, जितनी भी इसमें यूनिट जुड़ रही है वो सारी की सारी CH2OH की सेम पोजीशन है। ये पूरा का पूरा अल्फा ग्लूकोज ही है, यहाँ पर भी अल्फा ग्लूकोज ही था, लेकिन यहाँ क्या है अल्टरनेट पोजीशन है, टर्न अप हो रहा है, 180 डिग्री का प्लेन जो है टर्न हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्लेन की पोजीशन वो सेम है। तो यहाँ पर क्या होता है स्टार्च बनता है। स्टार्च जो होता है वो सबको पता होगा, लोग यूज़ करते हैं जनरल डेली पर्पस में। आपकी मदर होगी वो साड़ी में इसको स्टार्च देने का काम होता है। रिवाइव नाम का एक स्टार्च मार्केट में अवेलेबल होता है। इसको एक अमॉर्फस तरीके का लिक्विड बनता है, वाटर में डिजॉल्व जब करते हैं तो ये अमॉर्फस नेचर का होता है। स्टार्च मेनली पटैटो में पाया जाता है। पटैटो को और वुड को कंपेयर करके देखिए, दोनों की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी में कितना डिफरेंस हो जाता है। केवल एक लीनियर चेंज के डिफरेंस की पोजीशन 180 डिग्री रोटेशन से आपके देखिए कि स्ट्रक्चर में कितना भारी चेंज हो गया है, प्रॉपर्टीज़ में कितना भारी चेंज हो गया। तो एक सिंपल सा एग्जांपल था आपको बताने का कि आपकी एक मोनोमर यूनिट की केवल पोजीशनिंग की वजह से आपका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट आप स्टार्च को भी फर्दर देख लीजिए। स्टार्च में भी दो टाइप के स्टार्च होते हैं, कि एमाइलोज होता है, कि एमाइलोपेक्टिन होता है। यहाँ पर क्या है बिल्कुल लीनियर चेन बन रही है अल्फा ग्लूकोज की, यहाँ पर क्या हो गया ब्रांचिंग हो गई है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आगे ये जो जैसे यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है कि एक लीनियर चेन चल रही थी, यहाँ पर एक ब्रांच बन गई, उस ब्रांच की में भी फिर एक ब्रांच बन गई, तो ये क्या बन गया अमाइलोपेक्टिन बन गया। इसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई, इसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई, स्टार्च में भी अलग अलग टाइप आ गए। तो इस तरीके से अलग अलग कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का फर्दर क्लासिफिकेशन अब हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होती है बेसिकली शुगर्स होती हैं। शुगर जो होती है आप जो जानते हो वो गन्ने वाली शुगर, सुक्रोज जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है डाइसेक्राइड है। ठीक है, डाइसेक्राइड क्या होता है कि आपकी जो ग्लूकोज की दो यूनिट्स मिलकर एक मोनोमर की यूनिट बनाती हैं और फिर वो मोनोमर की यूनिट पूरे पूरे पॉलीमर की चेन फॉर्म कर देती है। मोनोसेक्राइड में क्या होता है एक ग्लूकोज की यूनिट होती है या फिर एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, वही बार बार रिपीट होकर एज अ मोनो वर्क करता है और वही बार बार रिपीट होकर पूरी पॉलीमर की चेन बना देता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। यहाँ पर क्या है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। उसके बाद पॉलीसेक्राइड में भी, पॉलीसेक्राइड में डिफाइन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। डाइसेक्राइड में दो शुगर की यूनिट्स होती हैं, वो एक मोनोमर बनाती है और फिर वो मोनोमर बार बार रिपीट होकर पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। ओलिगोसेक्राइड्स में क्या होता है 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स मिलकर एक मोनोमर बनाते हैं और फिर वो मोनोमर जो होते हैं पूरे स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देते हैं। पॉलीसेक्राइड में क्या होता है कि 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलकर एक मोनोमर बनाते हैं और वो फिर पूरा पॉलीमर का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मोनो और डाइसेक्राइड्स में जो होती हैं वो स्वीट होती हैं टेस्ट में। जैसे कि आप शक्कर खाते हो, शुगर खाते हो, तो सुक्रोज होती है तो उसको खाने में आपको मीठी लगती है, ग्लूकोज आपको खाने में मीठा लगता है। और दूसरा क्रिस्टलाइन होता है, आपने शक्कर के क्रिस्टल देखे होंगे, बिल्कुल ट्यूबिक फॉर्म में आती है शक्कर, उसके आप क्रिस्टल बना सकते हो, तो बिल्कुल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड एकदम। तो वो आपने सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है।
तो उसको रेफर कर लीजिए। ऑलिगो और पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है कि ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कलर स्वीट नहीं, इनका मतलब टेस्ट स्वीट नहीं होता है। जैसे पोटैटो में पाई जाती है तो उसमें ऑलिगो पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं, तो उसको आप खाएंगे तो आपको स्वीट टेस्ट नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप स्वीट पोटैटो खाएंगे तो उसमें आपको स्वीट टेस्ट मिलेगा, क्योंकि उसमें होती है डाइसेक्राइड्स। ठीक, तो ये टेस्टलेस होते हैं, और इसके जो क्रिस्टलाइन भी होते हैं, अमॉर्फस भी होते हैं। आलू को आप उबाल लीजिए, आराम से मसल सकते हैं उसको, तो वो क्या होता है, अमॉर्फस स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट करता है उसमें। ठीक, उसके बाद स्वीट सोर्स इसके क्या होते हैं, पोटैटो है, डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर है, और राइसेस है। उसके बाद हम लोग आते हैं फैट्स पे। फैट क्या होती है, फैट्स आर द फैटी एसिड्स। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एसिड्स के बारे में, तो ये फैटी एसिड्स होते हैं। ये केमिकली अगर बोला जाए तो ये एसिड है। और ये वर्क क्या करते हैं हमारी बॉडी में, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जितनी भी होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, हम जब खाना खाते हैं तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में एसिमुलेट होकर हमारे सेल में स्टोर हो जाता है। हमको जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वही जो ऐसे वो जो ग्लाइकोजन आपके सेल्स में स्टोर है, वो एटीपी सीपीपी साइकिल के थ्रू हमारी बॉडी यूज़ करती है उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, और जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इस रिएक्शन की जो रेट होती है उसको हम लोग मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। कुछ लोगों में ये मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होती है, तो वो लोग बहुत जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, चलते बहुत तेज़ है, दौड़ते बहुत तेज़ है, थकते नहीं हैं। तो ये मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट है। कुछ लोगों की बहुत स्लो होती है, तो उनको जल्दी कोई काम नहीं कर पाते, थकान आ जाती है। तो ये जो फैट होती हैं ये हमारी मेटाबॉलिक रेट को रिएक्शंस को में काम आते हैं, उसमें रिक्वायर होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ऑल्सो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है आपकी बॉडी का वेट मेंटेन करना, आपकी बॉडी को शेप देना, टेम्परेचर देना। तो जो टेम्परेचर है एज अ प्रोटेक्टर वर्क करता है हमारी बॉडी में, जो स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट रहता है उसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहता है। बाकी जो वेट की बात रही तो एडिपोज टिश्यूज़ जो होती है आपकी बॉडी को शेप भी देते हैं और आपकी बॉडी का वेट भी मेंटेन रखते हैं। उसके बाद आता है फैट। फैट का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो सॉरी रेशियो है वो 2:1 ही होना चाहिए। वैसे फैट में भी ऑक्सीजन जो होती है, कार्बन जो होती है वो 76%, ऑक्सीजन 12% और हाइड्रोजन 12% होना चाहिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड एक फैट हो सकता है। देन फैट्स का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। फैट जो होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होती है उनमें लीनियर चेन होती है, उसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। कहीं पर भी आपको पूरी चेन में डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या आता है आपका देशी घी, डालडा घी। डालडा घी एक्चुअल में होता है पॉम ऑयल। पॉम ऑयल जो होता है वो होता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 ऑयल्स का मिश्रण। तो अब ओमेगा क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो अभी आप समझ लीजिए कि ये जो डालडा घी होता है, होता तो वो अनसैचुरेटेड है, लेकिन उसको हाइड्रोजनेशन करके हम इसमें सिंगल बॉन्ड ले आते हैं। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करके एक एक हाइड्रोजन दे देते हैं और आपका नॉर्मली डबल बॉन्ड मतलब खत्म हो जाता है, तो वो लीनियर चेन में आ जाता है। तो डालडा घी को भी हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में रखेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं क्या, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैटी एसिड में। मोनो अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, इनको ओमेगा 9 फूड्स फैट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक ही जगह पूरी चेन में केवल एक मोनोमर यूनिट में केवल एक आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। पूरी मोनोमर यूनिट में आपको केवल एक सिंगल डबल बॉन्ड मिलेगा, उसके बाद रिपीटेशन में डबल बॉन्ड आता जाएगा। तो उसको हम ओमेगा 9 फैट्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, पीनट, आलमंड, कोकोनट, टैलो। टैलो जो होता है वो जानवरों का जो फैट होता है, जो पिग्स को मार के जो उनकी फैट को निकाला जाता है, दैट इज़ द टैलो। इसका यूज टेक्सटाइल प्रोसेसेस में होता है। देन ओमेगा 3 में आ जाते हैं, इसमें आता है फिश, लिंसीड, एंड ओमेगा 6 में आता है कॉर्न एंड सोयाबीन। उसके बाद बात करते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स के। ट्रांस फैटी एसिड्स का कोई सोर्स नहीं होता है, जो पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड यूनिट्स होते हैं फैट्स के, उसी से ही उसको आप गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होती है, इनकी जो लीनियर चेन होती है जिसमें कि डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो ब्रेक करती है, और फिर जब ठंडा होता है ऑयल तो वापस दूसरी किसी पोजीशन पर जाकर वो चेन वापस मर्ज हो जाती है। जिस तरीके से आपने एमाइलोपेक्टिन स्टार्च का अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एक बार फिर से आप रेफर कर लीजिए। यहाँ पर ये जो एमाइलोपेक्टिन देखा है, ये केवल पहले सपोज दैट ये फैट की आपकी चेन है, जब आप इसको हीटअप करेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसको आप हीटअप करेंगे तो यहाँ से ब्रेक कर गई, ब्रेक करने के बाद दूसरे किसी पोजीशन पे जाकर बीच में कहीं ब्रांच बना ली इसने, और ब्रांच से फिर दूसरी तीसरी ब्रांच ऐसे करके ब्रांचेस निकलती जाती हैं और ये ट्रांस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रांस फैटी एसिड आपको मिलेगा समोसे की दुकान पे, या फिर आप घर में जब पूड़ियाँ बनाते हो उस समय आपको मिलेगा। ये समोसे वाला क्या करता है कि पहले आपका एक ऑयल में समोसा तलेगा,
तो वो रहेगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक बार जब वो प्रोसेस हो गई, इसने भट्टी बंद कर दी, दोबारा फिर उसी तेल में फिर से समोसे तलेगा, तो ठंडा होने के बाद जो तेल बनता है उस तेल में ट्रांस फैट्स जो होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो पहले की जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो उसकी चेन ब्रेक कर गई, दूसरी जगह उसने ब्रांचेस बना ली। तो अब जो ऑयल बचा है वो ऑयल हमारे लिए हेल्दी नहीं रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हेल्दी कौन सा रहेगा? हेल्दी इसमें ओमेगा 3 वाला रहता है। ओमेगा 3 वाला जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए हेल्थफुल होता है। देन फिर उसके बाद ओमेगा 6 आता है, देन ओमेगा 9, उसके बाद आपका आता है सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड के बाद आता है सबसे ज़्यादा अनहेल्दी जो रहता है वो होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ओमेगा क्या होता है। ओमेगा 3 आपने सुना होगा कि कई सारे जो प्रमोशंस होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं अपने ऑयल को प्रोड्यूस करते, जैसे फॉर्चून हो गया, पतंजलि वाले हो गए, वो बोलते हैं भाई दिस ऑयल इज रिच इन ओमेगा 3, दिस ऑयल इज रिच इन ओमेगा 6। तो ये ओमेगा क्या होता है ये उसको देखते हैं। ओमेगा क्या होता है? एक पोजीशन होती है। जैसे कि एक फैटी एसिड्स है तो उसमें एक जो एंड होगा उसमें होगा एल्किल ग्रुप, दूसरे एंड पे होगा एसिड ग्रुप। अब यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप वाला एंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा एंड। इस ओमेगा एंड से कौन से नंबर के पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड है एग्जिस्ट करता है, वही उसकी ओमेगा वैल्यू होगी। तो जैसे यहाँ से आपने इस वाले एग्जाम्पल में 9th पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो ये ओमेगा 9 प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 6th पोजीशन पे तो ये ओमेगा 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरी की पूरी क्या है स्ट्रक्चर? ये एक मोनोमर की यूनिट है। अब यहाँ से क्या होगा? ब्रांचिंग होगी और यहाँ से डिहाइड्रेशन होकर पूरी पॉलीपर चेन बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ओमेगा का क्लासिफिकेशन होता है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और उसके बाद जो ओमेगा 3 के फैटी एसिड्स होते हैं वो, जैसे कि मैंने बताया कि गुड होते हैं हेल्थ के लिए। तो वो क्यों गुड होते हैं? क्योंकि ये हाई डेंसिटी लेवल के कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करते हैं। एचडीएल का मतलब है यहाँ पर हाई डेंसिटी लेवल, और हाई डेंसिटी लिपिड्स, और एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लिपिड। अब लिपिड क्या होता है? बायोलॉजी वाले जानते होंगे लिपिड क्या होता है। तो आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि लिपिड जो होता है वो अपने ब्लड के साथ भी कुछ ना कुछ फैट्स जो होता है ब्लड के सेल्स के साथ में ट्रैवल करता है हमारे ब्लड में, तो इसी को लिपिड बोला जाता है। तो लिपिड का जितना भी डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जितना डेंसिटी ज़्यादा उतना वॉल्यूम कम। तो हमारे लिपिड की जितना भी वॉल्यूम कम रहेगा उतना ही वो आसानी से फ्लो कर सकता है आर्टरीज में, और जितना ही वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा उतना वो ब्लॉक कर देगा आर्टरी को। तो हमारा जो एलडीएल रहता है वो ट्रांस फैट्स जनरेट करते हैं, और ट्रांस फैट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी होते हैं। तो एलडीआर और एचडीएल में कौन सा हेल्दी है? एचडीएल हमारे बॉडी के लिए हेल्दी रहता है। उसके बाद मैंने जो आपको नॉमेनक्लेचर बताया था कि एक जो एंड रहता है उस पर एसिड ग्रुप लगा है, एक जगह एल्किल ग्रुप लगा है, उसी के हम ओमेगा कार्बन बोलते हैं। तो उसको यहाँ पर नॉमेनक्लेचर में डिस्क्राइब किया गया था। स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल आपको यहाँ पर शो किया जा रहा है पॉम ऑयल का। तो पॉम ऑयल जो होता है वो ट्री से निकाला जाता है, काफ़ी सस्ता होता है। तो इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो देख लीजिए। इसके अंदर 44 से 45% जो होता है पाम्टिक एसिड होता है। ये देखिए पूरी लीनियर चेन है, पूरी की पूरी लीनियर चेन है। तो ये कौन सा फैटी एसिड्स है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, यहाँ से 39 to 40% ओलिक एसिड है। ओलिक एसिड की पोजीशन देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ओमेगा 9 एसिड है, ओमेगा 9 फैट में आएगा। उसके बाद लिनोलेक एसिड देख लीजिए 10 to 11% पाया जाता है इसमें। पोजीशन देखिए 1 2 3 4 5 6, ओमेगा 6 भी है और ओमेगा 9 भी है। उसके बाद लिनोलेनिक एसिड देख लीजिए, यहाँ पर जो है ओमेगा 3 मिलेगा आपको 1 2 3। तो यहाँ पर ओमेगा 3 है, इसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है ले, और इन सब का मिक्सचर जो होता है उन सबको मिलाकर बनता है आपका पाम ऑयल, जो हमारी रिफाइंड कहते हैं ना, रिफाइंड ऑयल मिला है। तो रिफाइंड ऑयल में क्या चीज़ रिफाइंड की जाती है? इसी को रिफाइंड किया जाता है। अब इन सारे एसिड्स को हटा देते हैं और केवल इसको रखते हैं ओमेगा 3 को। ओमेगा 3 को केवल हमको निकालना है, बाकी सबको हटा देना है। यही रिफाइनिंग प्रोसेस है आपकी। एक्चुअल में ऐसा करते नहीं है, और सस्ता करने के चक्कर में उसको और ज़्यादा प्रॉफिट के मार्जिन के लिए ये सारे एसिड भी आपको ओमेगा 3 के नाम पे बेच दिया जाता है। तो नेक्स्ट इज अवर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को अगर देख लिया जाए तो प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर पहले आइए, आया कहाँ से है? ये प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटियोस। प्रोटियोस जो होता है वो उसका मतलब होता है द बेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द फूड स्टफ, उसको हमने बोला है प्रोटियोस। तो प्रोटियोस तो इसका नाम हो गया, और इससे हमारी बॉडी के जो बोन्स होती हैं वो बनती है, बॉडी की स्किन बनती है, मसल फाइबर्स बनते हैं। मतलब हमारी पूरी की पूरी बॉडी अगर मान लिया जाए, उसका जो बिल्डिंग एलिमेंट है, बिल्डिंग कंपाउंड है, वो सारा का सारा प्रोटीन ही है।
प्रोटीन के अंदर अब केमिकली देख लेते हैं क्या होता है। इसके अंदर होता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। जैसा फैट और कार्बोहाइड्रेट में था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें भी होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन और सल्फर, फास्फोरस, आयरन और हाइलोजन्स भी हो सकते हैं। ये जितने भी प्रोटीन होते हैं इनको हम लोग केमिकल नेम्स में अमीनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है प्रोटीन की, उसको अमीनो एसिड बोला जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट बनता है हमारा ग्लूकोज से, फैट बनता है फैटी एसिड्स से, वैसे ही आपका जो प्रोटीन होता है वो बनता है अमीनो एसिड्स से। अब इन अमीनो एसिड्स को मोनोमर मानकर आप पॉलीमर बनाएंगे तो उसमें बीच में एक डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी। एक अमीनो का H निकलेगा और एक एसिड का OH निकलेगा, और ये NHCO का एक बॉन्ड बनता है जिसको कि पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। इसको आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा। तो आपको प्रोटीन के पॉलीमर में आपको ये अमीनो पेप्टाइड लिंकेज जरूर ही मिलेगा। तो जहाँ कहीं भी आपको पेप्टाइड लिंकेज मिल रहा है समझ जाइए प्रोटीन का पॉलीमर है। उसके बाद इस दुनिया में नेचुरल अकरिंग जो है 22 पॉलीमर्स हैं प्रोटीन के, सॉरी अमीनो एसिड्स हैं 22। भगवान के बनाए हुए 22 अमीनो एसिड्स यहाँ पर हैं इस वर्ल्ड में। इन्हीं 22 अमीनो एसिड्स को पॉलीमराइज डिफरेंट फॉर्म में कॉम्बिनेशन में करके अलग अलग प्रोटीन बनाई जाती है। अब इनमें से इन 22 में से केवल 2 ऐसे प्रोटीन हैं, एक है मैथियोनिन और दूसरा है सिस्टीन। इन दोनों के स्ट्रक्चर में सल्फर पाई जाती है और बाकी किसी के भी ऐसा कोई प्रोटीन नहीं है जिसमें कि सल्फर पाई जाती हो। ये थोड़े मतलब यूनिक टाइप के हैं, ठीक, तो इसलिए इनका नाम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, कुछ अमीनो एसिड्स हैं उनको हम सिंथेटिकली भी बना लेते हैं, ये तो नेचुरल अकरिंग हो गए, तो ये खाने में काम आ जाते हैं। कुछ जो होते हैं ड्रग्स पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, तो हम इसको लेबोरेटरी में अलग अलग सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, क्वाशरकोर डिसीज हो जाती है, ठीक। उसके बाद स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन का स्ट्रक्चर में जैसा मैंने बताया कि ये अमीनो एसिड्स होते हैं, तो एक तरफ अमीन होगा, दूसरी तरफ एसिड ग्रुप लगा होगा। बैकबोन में एक चेन होगी, वो अल्कोहल बेस्ड भी हो सकती है, कीटोन बेस्ड भी हो सकती है, एक और अमीन भी लगा हो सकता है, किसी भी बैकबोन की चेंज हो सकती है। लेकिन कंपलसरी क्या है कि इसमें एक साइड अमीनो एंड होगा, एक साइड एसिड एंड होगा। उसके बाद ये पॉलीमराइज होकर एक तरीके की प्रोटीन बना देते हैं, ये आपको दिखाया गया है। अब इसमें एल्ब्यूमिन देख लीजिए। एल्ब्यूमिन की यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है एग का। ये एल्ब्यूमिन का स्ट्रक्चर है, मोनोमर यूनिट है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एल्कोहल भी प्रेजेंट है, कीटोन भी प्रेजेंट है, और ये कीटोन ही है। ये अलग अलग फॉर्म में स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। उसके बाद एक साइड ये देखिए NH2 आपको दिख रहा होगा, और एक साइड जो होता है आपका ये देखिए C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर एक एसिड साइड होगी, तो इसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं। और ये एग की प्रोटीन है, इसका नाम याद रखिएगा, आगे फिर से फर्दर इसको बताया गया है। प्रोटीन को अगर क्लासीफाई किया जाए तो प्रोटीन को इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग इसके वर्क के बेसिस पे करते हैं कि कौन सा काम करता है। तो इसमें प्रोटीन को क्लासीफाई किया जाए तो एक होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिससे कि हमारी बॉडी बनती है, बोन्स में पाया जाने वाला प्रोटीन, मसल में पाया जाने वाला प्रोटीन, जितने न्यूरॉन्स उसमें पाए जाने वाला प्रोटीन। उसके बाद एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। जितनी भी एसिमुलेशन की रिएक्शंस होती है उनको ईजी स्टेप में करवाने के लिए एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। तो ये एक्चुअल में होते क्या है, एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। तो ये प्रोटीन का एक टाइप हो गया एंजाइम प्रोटीन। उसके बाद हार्मोन्स प्रोटीन। हार्मोन्स प्रोटीन क्या होते हैं कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं जो आपके सिग्नल्स को, ब्रेन के सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, उनको आपने हार्मोन्स प्रोटीन नाम दे दिया। उसके बाद क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रोटीन। रेस्पिरेटरी प्रोटीन क्या होते हैं, आपके ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। जो भी आपका RBC आती है, हीमोग्लोबिन तो आपने सुना ही होगा कि वर्क करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को, लेकिन उसके साथ में एक प्रोटीन भी होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, जो कि उसको एसिमुलेट कराने में मदद करता है। देन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो भी आपका फूड स्टफ होता है एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, वो आपको पता होगा बायोलॉजी वालों को। देन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स जो होता है मसल्स के अंदर पाया जाता है। जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिट्रैक्ट करती है, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रोटीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। देन स्टोरेज प्रोटीन, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में वैक्यूल्स में पाया जाता है, जो कि हमारी मसल्स जो होती हैं या फिर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्टोर करके रखता है अपने अंदर भविष्य में काम करने के लिए, क्योंकि एक एनर्जी रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकें। देन कुछ होते हैं हमारे टॉक्सिक प्रोटीन। टॉक्सिक प्रोटीन क्या होते हैं, वो RNA होते हैं। हमारे DNA और RNA किससे मिलकर बना होता है, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड्स। देन न्यूक्लिक एसिड है, ये भी एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। तो वायरस के अंदर क्या होता है, RNA होता है, DNA नहीं पाया जाता, RNA होता है। तो ये RNA एक तरीके का प्रोटीन है और ये हमारे पूरे वायरस को फॉर्म कर देता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, टॉक्सिक प्रोटीन। और प्रोटीन के रिसोर्सेज देख लीजिए।
प्रोटीन के रिसोर्सेज जो होते हैं, यहाँ पर ये वाली शीट की मैं बात कर रहा था, ये चार्ट आपको याद कर लेना चाहिए कि वाइट वीट और एग में जो आपके गेहूँ होता है, अंडे में क्या होता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है। मिल्क में कौन सा होता है, केसिन पाया जाता है। मीट मसल फाइबर्स में क्या होता है, मायोसिन पाया जाता है। पल्स में क्या होता है, लेग्यूमिन पाया जाता है। अब इन सब प्रोटीन के अलावा हमारे मार्केट में कुछ रेडीमेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ये सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, जो लोग जिम जाते हैं उनको दिया जाता है। तो ये सारे के सारे या तो वेजिटेबल रिसोर्स से या तो एनिमल रिसोर्स से ड्राइव किए जाते हैं, या फिर उनको सिंथेटिक रिसोर्स से भी ड्राइव करा जा सकता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें प्रोटीन तो कम होता है, स्टेरॉइड्स ज़्यादा होते हैं। स्टेरॉइड्स एक तरीके का हार्मोन होता है, उस आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, इनहेंस कर देता है, तो बूस्टअप के लिए वर्क करता है। तो एक्चुअल में ये होता है, तो उसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। उसके बाद फोर्थ वन कॉन्स्टिट्यूएंट इज द वाटर। वाटर सबको पता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 2:1 होता है, और इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि हम इसको लार्ज अमाउंट में लेते हैं, जैसे कि हम अदर फूड एलिमेंट्स को ले रहे हैं, इसी कारण जो इसका क्लासिफिकेशन है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कर दिया गया है। एक दिन में एक मैन को 3.7 लीटर, एक वुमेन को 2.5 लीटर वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर का काम जो होता है कि जितनी भी हमारे डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसमें एज अ कैरियर वर्क करता है। जो भी हमको कुछ भी एनर्जी रिसोर्स लेकर जाना है, प्रोटीन को इधर से उधर लेकर जाना है, तो ये क्या करता है, पोलराइज कर देता है। पोलराइज फॉर्म में ट्रैवल कराना ईजी रहता है। इसके अलावा आपके जो वाटर में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं। वो मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है वो हम बाद के लेक्चर्स में आपको बताएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर आज का खत्म होता है। आज हमने डिस्कस किया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स और वाटर। इसके हमने स्ट्रक्चर देखा, यूजेस देखा, और कहाँ से इनको रिसोर्स मिलता है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।